नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। G20 बैठक में पेरिस आतंकी हमले पर चर्चा, आतंकवाद के खिलाफ तुरंत और साझा कार्रवाई पर जोर, आर्थिक एजेंडे से अलग आतंकवाद पर प्रस्ताव होगा मंजूर। ब्रिक्स नेताओं का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कोशिश पर जोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बताया बड़ी चुनौती, आतंकरोधी रणनीति को बताया जरूरत। पेरिस हमले के बाद फ्रांस ने सीरिया में आईएस ठिकानों पर बरसाए बम, राष्ट्रपति होलांद की आपातकाल को 3 महीने बढ़ाने की मांग, 3 हमलावरों की हुई पहचान। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर फिर लगाया नाकेबंदी का आरोप, संविधान निर्माण को बताया अंदरूनी मुद्दा, भारत का दखलंदाजी से इनकार। तमिलनाडु में बारिश से हालात बदतर, अब तक 59 की मौत, 17 जिलों के स्कूल कॉलेज बंद, तटीय जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। फ्रांस के पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद तुर्की में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के एजेंडे में अब आतंकवाद सबसे ऊपर है। रविवार को बैठक के पहले दिन भारत समेत सभी देशों ने आतंकवाद की एक सुर में निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने के लिए दुनिया के देशों की साझा कोशिशों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को सख्ती से निपटना होगा। तुर्की के अंतोलिया में कल इस बैठक की शुरुआत में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने पेरिस हमले पर शोक जताते हुए कुछ देर का मौन भी रखा। दुनिया की शीर्ष 20 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों की इस बैठक में दुनिया की आर्थिक स्थिति और विकास पर चर्चा होनी थी, लेकिन अब आतंकवाद इसका प्रमुख मुद्दा बन गया है। इसी के चलते आज इस बैठक के दूसरे और आखिरी दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से हटकर आतंकवाद के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव में G20 के सदस्य देशों के बीच सूचना के आदान प्रदान, बेहतर समन्वय पर जोर हो सकता है। प्रधानमंत्री ने G20 बैठक के दौरान अपने संबोधन में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर भी भारत का पक्ष रखा। G20 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयासों पर जोर दिया है। तुर्की में कल हुई बैठक में इस पर चर्चा हुई। बैठक से इतर अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति भी मिले और दोनों नेताओं ने सीरिया संकट और आतंकवाद पर चर्चा की। तुर्की के अंतोलिया में G20 शिखर सम्मेलन में आतंकी वारदातों में तेजी से इजाफे पर चिंता जताई गई। बैठक के बाद खुफिया जानकारी साझा करने, सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने और हवाई सुरक्षा मजबूत करने की बात कही गई। I will stress to world leaders that our response needs to be robust, but always within the rule of law and with respect for human rights. Otherwise, we will only fan the fire we are trying to put out. Well, it's become even more clear that our safety and security depends on degrading and ultimately destroying ISIL, whether it's in Iraq or Syria. इस बीच अंतोलिया में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक दोनों नेताओं ने सीरिया में गृह युद्ध खत्म कराने और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई पर बात की। The terrible attacks that took place in Ankara, the killing of innocent people based on a twisted ideology is an attack not just on France, not just on Turkey, but it's an attack on the civilized world. Мы хорошо понимаем, что справиться с террористической угрозой и помочь миллионам людей, лишившимся дома, можно только объединив усилия всего мирового сообщества. Что касается угрозы терроризма, पेरिस हमले के बाद विश्व नेताओं पर आतंकवाद के खिलाफ साझा कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह वाले ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने तुर्की में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। अंतोलिया में G20 शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स की बैठक में राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि मौजूदा समय में आतंकवाद के खिलाफ अभियान सभी देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में पेरिस हमले का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने की अपनी योजना की घोषणा करते हुए
कहा कि 2022 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट का इजाफा करेगा। इसके अलावा खनिज ईंधन में सब्सिडी में कटौती की जाएगी और कोयले पर कर लगाया जाएगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए $3 अरब राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले साल 1 फरवरी से भारत ब्रिक्स की कमान संभालने जा रहा है। ऐसे में वो ब्रिक्स को सर्वाधिक महत्व देता है। मोदी ने इस साल दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहे चीन को भारत की तरफ से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि शरणार्थी संकट के समाधान के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। The entire humanity must stand together as one against terrorism. The need for a united global effort to combat terrorism had never been more urgent. This must also be a priority for BRICS nations. हमारे संवाददाता अखिलेश तोमर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम रुख करेंगे। अखिलेश, हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और आर्थिक मसलों से अलग आतंकवाद का मुद्दा G20 शिखर सम्मेलन में छाया हुआ है। ऐसे में हम देखें तो क्या ठोस निकलता दिखाई दे रहा है हमें इस समिट से? देखिए, इस समिट से जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की है और उन्होंने सीरिया के संकट को दूर करने के लिए बात की है। तो इसमें यह समझ सकते हैं कि अभी तक अमेरिका और रूस के कारण कई बार आतंकवाद बढ़ रहा था। ऐसे में जब रूस ने कार्रवाई शुरू की तो उसका अमेरिका ने विरोध नहीं किया। तो इस बार लगता है कि अमेरिका और रूस मिलकर सीरिया में जो आईसिस का खतरा बढ़ रहा है और इसका जो पूरे दुनिया में बढ़ने का खतरा बढ़ा है उसके कम करने और उसके खत्म करने की जो कोशिशें हैं उन कोशिशों को बल मिलेगा। जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें साफ रखी और खासकर ब्रिक्स को लेकर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खात्मे को काफी तरजीह देता है और जिस तरह से आप भी बता रहे हैं तमाम देश मिलकर अब काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं अखिलेश जो आतंकवाद को लेकर खड़े होते रहे हैं, खासतौर से फंडिंग का मामला हो या दूसरे मामले हो। ऐसे में हम क्या उम्मीद करें? जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जमीन पर होती हुई कार्रवाई हमें कब तक नजर आएगी प्रस्तावों से अलग? देखिए, अगर आज की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल है बान की मून, उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेशनल टेररिज्म के खिलाफ जो कम्प्रहेंसिव कन्वेंशन जिसके लिए भारत ने प्रस्ताव दे रखा है उसे जल्द से जल्द पास की जाए। तो यह एक बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए कि महासचिव ने उसका समर्थन किया। लेकिन अभी जो हुआ है, जो फ्रांस के पेरिस में हुआ है और आईसिस के खिलाफ जो निपटने की बात है वह अभी तो वहीं तक सीमित रहेगा। उसे यह नहीं समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में आतंकवाद, खासकर भारत के खिलाफ जो आतंकवाद है उसे खत्म करने के प्रयास अभी शुरू होंगे, ऐसा नहीं समझ सकते। हाँ। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने एक बात कही है वह है कि धार्मिक नेताओं को सामने आना चाहिए और एक माहौल बनाना चाहिए ताकि जो पूरी दुनिया में अतिवाद को जो बल मिल रहा है वह बल मिलना कम हो और राजनीतिक नेता, धार्मिक गुरु और ये सारों मिलकर खास करके युवाओं को इस बात के लिए हतोत्साहित करें कि वह आतंकवाद की शरण में न जाएं। और जब रोजगार की बात होती है तो उन्होंने यह भी कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो विकासशील देश हैं उन विकासशील देशों पर ऐसी शर्तें न लगाएं जिसमें कि जलवायु परिवर्तन के कारण उनके यहाँ विकास का मामला रुक जाए। तो यह समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समग्र रूप से आतंकवाद को खत्म करने के बारे में रणनीति की बात कही है, लेकिन इसमें सफलता कब मिलेगी यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, इसी पर नजर होगी कि प्रस्तावों से अलग कार्रवाई होती कितनी जल्दी दिखाई देती है और इसकी जिम्मेदारी हर देश किस तरह से समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं पेरिस में हुए आतंकी हमलों के बाद अब फ्रांस ने आतंकी संगठन आईएस के खिलाफ अभियान तेज करते हुए कल सीरिया के रक्का में बमबारी की। फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने रात में ही उड़ान भरी और सीरिया में इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक्का शहर पर हवाई हमले किए। पेरिस में आईएस के हमलों के बाद यह फ्रांस की पहली बड़ी कार्रवाई है। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस कार्रवाई में फ्रांस के 10 लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया और आईएस के ठिकानों पर 20 बम गिराए। हमलों में आईएस के एक कमांडर सेंटर, एक गोला बारूद के डिपो और लड़ाकों के शिविर को निशाना बनाया गया। इस बीच हमले के आरोपी 3 संदिग्धों की पहचान कर ली गई है।
फ्रांस की पुलिस ने बेल्जियम के एक संदिग्ध आतंकी तस्वीर भी जारी की है। सालाह अब्देसलाम नाम का 26 साल का युवक बातकला कंसर्ट हॉल में मचाए गए कत्लो-आम का आरोपी माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि पेरिस में हमले के दौरान मारे गए 7 हमलावरों में से 2 बेल्जियम में रह चुके थे। फ्रांस के गृह मंत्री बेरनाक कासिनेव ने कहा कि हमलों की योजना बेल्जियम में रहने वाले कुछ लोगों के समूह ने तैयार की, जिन्हें फ्रांस में बैठे कुछ लोगों की मदद मिली। माना जाता है कि अब्देसलाम उन 3 भाइयों में से एक है जो इस हमले से जुड़े माने जा रहे हैं। एक भाई की हमले के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को पेरिस में रेस्टोरेंट, कंसर्ट हॉल और स्टेडियम के पास हुए हमले में 129 लोग मारे गए, जिनकी याद में फ्रांस में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद ने देश में आपातकाल की समय सीमा को 12 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने करने की बात कही है, ताकि आतंकी घटना से निपटा जा सके। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच असैन्य परमाणु करार लागू हो गया है। अब भारत ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद सकेगा। तुर्की के अंतोलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मार्कलम टर्नबुल के बीच बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट करके इसे ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु करार से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। दोनों देशों ने पिछले साल यह समझौता किया था। भारत ने अमेरिका और फ्रांस के साथ भी ऐसा ही समझौता किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद ओली ने भारत से ईंधन, दवाओं और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति जल्द से जल्द बहाल करने की मांग की है। उन्होंने भारत पर नेपाल की अघोषित नाकेबंदी करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार देश के संबोधन में उन्होंने कहा कि इस नाकेबंदी के कारण हालिया भूकंप से भी कहीं बड़ा मानवीय संकट पैदा हो रहा है। ओली ने कहा कि वो पड़ोसी देशों के साथ बराबरी का संबंध चाहते हैं और इस मामले में सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र और पंचशील के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हालांकि भारत ने लगातार नाकेबंदी के आरोपों को खारिज किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि ट्रक ड्राइवर अपनी सुरक्षा को देखते हुए खुद वहां जाने से डर रहे हैं, जिससे सामान की आपूर्ति में परेशानियां आ रही हैं। लेकिन नेपाल का कहना है कि भारत उसके नए संविधान से खुश नहीं है और इसलिए वो नेपाल को होने वाली जरूरी चीजों की आपूर्ति रोके हुए है। ओली ने रविवार को कहा कि संविधान निर्माण उसका अंदरूनी मुद्दा है और भारत समेत किसी अन्य देश को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। भारत से लगने वाली नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में मधेसी भी नेपाल के संविधान का विरोध कर रहे हैं। भारत और बांग्लादेश ने तटीय जल परिवहन समझौता लागू करने के लिए कल मानक संचालन संहिता पर दस्तखत किए। यह समझौता इस साल जून में हुआ था। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा और लागत घटेगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ व्यापार बढ़ाने की दिशा में भारत ने एक और अहम कदम बढ़ाया है। समुद्री व्यापार को लेकर जून में हुए समझौते के तहत दोनों देशों ने रविवार को परिचालन नियमों पर दस्तखत किए। इससे दोनों देशों के बीच समुद्री रास्ते से माल ढुलाई की लागत कम होगी। इससे हमारे ट्रांसपोर्ट में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम होगी और सुविधा भी प्राप्त होगी। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का एरिया है त्रिपुरा का, हमको घूमकर जाना पड़ता था, अब हम लोग बांग्लादेश में डायरेक्ट वहां माल पहुंचा सकेंगे नॉर्थ ईस्ट में। इस समझौते से शक्कर और संतरे जैसी चीजें भारत से बांग्लादेश सस्ती कीमत पर पहुंच सकेंगी, जबकि भारत भी बांग्लादेश सेब, जूट के सामान समेत तमाम चीजों को कम दामों पर आयात कर सकेगा। Bangladesh government would go a long way, not only hand in hand, also heart in heart with our Indian brothers. And I am sure our maritime relationship would reach its apex in no time. दोनों देशों के जहाजरानी सचिवों की आज होने वाली मुलाकात में यात्रियों की आवाजाही के लिए समुद्री रास्ते खोलने पर चर्चा होगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह 19 नवंबर से चीन दौरे पर जाएंगे। ये यात्रा 5 दिन की होगी। इस दौरान वो चीन से सुरक्षा संबंध मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। वो चीन के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे और आपसी रिश्ते मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। ये दौरा ऐसे वक्त में होगा जब लद्दाख में चीन की सेना की घुसपैठ की कई खबरें आई हैं। पिछले 1 दशक में किसी गृह मंत्री की यह पहली चीन यात्रा होगी। इससे पहले 2005 में शिवराज पाटिल ने गृह मंत्री रहते चीन का दौरा किया था।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखेंगे तमिलनाडु में भारी बारिश के बाद राज्य के 17 जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। लोकगीतों की मिठास जिससे दमक उठा बॉलीवुड भी। छठ की रौनक उनकी आवाज के बगैर अधूरी है। लोकगीतों में बढ़ती फूहड़पन से चिंतित। थोड़ी देर के लिए भले ही अच्छा लग जाए, पर संगीत में फूहड़पन भर देने से वो टिक नहीं सकता है। मिलिए शख्सियत में लोक गायकी की मशहूर मारूफ शख्सियत शारदा सिन्हा से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज हमारे दिव्य देश में प्रजातंत्र सुखदाई, प्रजातंत्र का काम प्रजा की होती रहे भलाई। तो प्रजातंत्र के माध्यम से सत्ता में आने के बाद प्रजा की भलाई के बारे में कौन सोचता है? संविधान की मर्यादा। हमारी शिक्षा व्यवस्था को एडजस्ट करना है, अपने स्वरूप को बदलना है, अपने को ट्रांसफॉर्म करना है। जनता के हित का पक्का है वादा। ये जो शैक्षिक क्षेत्र है, ये लोकतंत्र का 5वां स्तंभ है। जानिए शिखर पुरुषों का हाल, देखिए महामहिम राज्यपाल, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. तमिलनाडु के तटीय जिलों के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। इससे कम से कम 17 जिलों में हालात बदतर हो गए हैं। राजधानी चेन्नई के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। निचले इलाकों में रहने वालों को स्कूलों में शरण दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से यह बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों तक राज्य में और बारिश होने की उम्मीद है। ऐसी आशंका बनी हुई है कि अगले 3 दिन बारिश जारी रहेगी। राहत के कामों में भी लगातार हो रही बारिश से दिक्कत आ रही है। उधर पुदुचेरी में भी बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुदुचेरी में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही पुदुचेरी विश्वविद्यालय ने बुधवार तक होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। System per se, if a stronger system, it will bring only more wind also. This is a rainmaker. So even weak systems, even if they move slowly, they will generate huge quantum of rain. That's always possible. बिहार में करारी हार के बाद बीजेपी में बयानबाजी जारी है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराज चल रहे सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर कहा कि उन्होंने सिर्फ सही बातें बोली हैं। उन्होंने कल नागपुर में कहा कि अगर सही बात बोलना बगावत है तो वो इसके दोषी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अगर जीत की जिम्मेदारी कोई लेता है तो उसे हार की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। बिहार में हार की जिम्मेदारी तय करने को लेकर कई नेता पार्टी में बोल चुके हैं। लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत 4 नेताओं ने साझा बयान जारी करके आरोप लगाया था कि पार्टी को कुछ मुट्ठी भर नेता चला रहे हैं। गाली यानी क्रिटिसिज्म, शब्दों की बात नहीं कर। जो ताली लेगा कप्तान, तो जहां भटकना पड़ेगा तो गाली कौन लेगा? क्रिटिसिज्म भी तो उसको मिलेगा और मिलना चाहिए। उधर महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार 20 नवंबर को शपथ लेंगे। हालांकि जेडीयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस में सत्ता समझौते को लेकर अभी कई पेंच सुलझने हैं। उप मुख्यमंत्री पद मिलने की खबर है आरजेडी को, लेकिन पार्टी की तरफ से किसकी ताजपोशी होगी इस पर अभी संशय बरकरार है। तीनों पार्टियों को अभी अपने मंत्री भी तय करने हैं और इसे लेकर चर्चाओं का दौर भी जारी है। बिहार की तरह क्या उत्तर प्रदेश में भी सत्ताधारी समाजवादी पार्टी महागठबंधन कर सकती है? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसे संभावना मानते हैं।
पीटीआई के मुताबिक संत कबीर नगर में कार्यक्रम के बाद जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राज्य में भी महागठबंधन संभव है। हालांकि उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महफूज किदवई भी समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन का सुझाव दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी ने सितंबर में सीबीआई की तरफ से इसी बारे में दायर एफआईआर का संज्ञान लेते हुए यह मामला दर्ज किया। मामला पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इसी मामले में वीरभद्र सिंह और उनके सहयोगियों से भी पूछताछ की जा सकती है। बीजेपी ने वीरभद्र सिंह का इस्तीफा मांगा है। वीरभद्र की पत्नी भी जांच के घेरे में है। सीबीआई के एफआईआर में वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान और चौहान के भाई सीएल चौहान को नामजद किया गया है। इन लोगों पर भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप तय किए गए थे। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के बाद वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के कुछ परिसरों में तलाशी भी ली थी। कांग्रेस पार्टी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई नहीं करना, ये कांग्रेस के दोहरे मापदंड हैं। अगर थोड़ी बहुत भी नैतिकता राहुल गांधी जी में है तो उन्हें अविलंब वीरभद्र सिंह जी से इस्तीफा लेना चाहिए और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। मैटर सब जुडिस है, एक इंक्वायरी हो और उससे साफ हो जाएगा कि सच्चाई किस तरफ है। ये पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस का पूरा नजरिया है और मैं समझता हूं आने वाले दिनों में जब इंक्वायरी प्रॉपर होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज से बढ़ गई हैं। पेट्रोल के दाम में 36 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल अब 61 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। डीजल की कीमत 20.87 पैसे लीटर बढ़ गई है। अब 1 लीटर डीजल 46 रुपए 80 पैसे का मिलेगा। पेट्रोल की कीमत में पिछले 5 महीने में यह पहली बढ़ोतरी है। वहीं डीजल के दाम पिछले 1.5 महीने में 3 बार बढ़ चुके हैं। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने के बाद ये फैसला किया गया है। जेडीयू ने इसे जनविरोधी फैसला बताते हुए संसद में इसे उठाने की बात कही है। तारीखें तय हो चुकी हैं। ऐसे नीतिगत संबंधी फैसले लेकर के संसद की अवमानना है। हम इस प्रश्न को संसद में उठाएंगे और बड़ी कीमतों का हम विरोध करते हैं। इससे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग की आर्थिक जो रीढ़ है वही टूट जाएगी। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है। काशी की सोनी चौरसिया 14 नवंबर सुबह 9 बजे से वाराणसी में कथक डांस कर रही है और उसकी कोशिश 124 घंटों तक लगातार ऐसा करके अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश जारी है। कथक नृत्यांगना सोनी चौरसिया पिछले 14 नवंबर से आर्य महिला पीजी कॉलेज में डांस कर रही हैं। निगाहें 124 घंटे तक लगातार डांस करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की है। ये पिछला रिकॉर्ड लिम्का बुक का रोलर स्केट पे कथक नृत्य कर 24 घंटे का ये बना चुकी हैं। अब ये बिना स्केट्स का हमारा जो पारंपरिक कथक है उसको ये करके ये गिनीज बुक का रिकॉर्ड बनाएंगे 124 घंटे का। इस डांस को 19 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक जारी रखने की कोशिश है। हालांकि इससे पहले सोनी चौरसिया रोलर स्केट्स पर लगातार 24 घंटे तक कथक डांस करके अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा चुकी हैं। सोनी के इस संकल्प में स्पॉन्सर का साथ नहीं मिलने के बाद वाराणसी का उसका पुराना स्कूल उसके साथ खड़ा हुआ है। बच्ची जो है बहुत निर्धन परिवार की है, लेकिन हमारे यहाँ की छात्रा रही है। हम सहयोग कर रहे हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि ये 124 घंटा ये पूरा कर ले, जिससे कि ये न केवल हमारे विद्यालय की तो बात ही नहीं है, काशी और भारत और पूरे विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। सोनी चौरसिया के 124 घंटे तक डांस करने के पीछे दरअसल पिछला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले केरल के त्रिचूर की रहने वाली हेमलता कमंडलू 123 घंटे 15 मिनट तक मोहिनी अट्टम नृत्य करके गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण अफ्रीका इन दिनों भयंकर सूखे से पीड़ित है। अफ्रीका के 9 में से 4 प्रांतों में सूखा घोषित कर दिया गया है। इससे पूरे देश में खाद्य संकट तेजी से गहरा रहा है। सूखते तालाब और खेतों में बर्बाद फसलें। सूखे के कारण दक्षिण अफ्रीका के कई इलाकों में हालात इतने ही खराब हैं। मक्के की मुख्य फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। किसान अपने मवेशी बेच रहे हैं क्योंकि उनके लिए चारा और पानी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है। We have no choice. It's just to limit our number of the cattle we have in the farm. So by doing that, we have to what? Sell and maintain a certain number that we can handle. Besides, other than that, cattle are just going to be dying all over the place. दरअसल दक्षिण अफ्रीका में ये साल पिछले 150 साल में सबसे गर्म है। दक्षिण अफ्रीका में बारिश साल के आखिरी 3 महीनों में होती है, लेकिन अब तक खेती के लायक बारिश नहीं हुई है और अब इसकी उम्मीद भी नहीं बची है। 2015, what is making it such an exceptionally warm year globally and in South Africa is the fact that we also have the naturally occurring event of El Niño, which warms large parts of the Pacific Ocean, and that then results in an enhanced global warming that we are experiencing this year. दक्षिण अफ्रीका से सटे देशों में भी हालात बदतर है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व खाद्य कार्यक्रम एजेंसी का कहना है कि पूरे इलाके में करीब 3 करोड़ लोगों पर सूखे की मार पड़ी है। chaka chino chose chinali chabwino kwambiri ifoti madzi onse anaononga maminda onse pano panja pamene chine chonse pano pakulibe chikamba kameneko kwa anthu sanakolole chinachi chonse m'mamindamo akungokhala malinga ndi madzi osefukira anaononga maminda onse pano pa chakudya ndiye kulibe। दक्षिण अफ्रीका में खेती आय का बड़ा जरिया है। सूखे के चलते महंगाई और बेरोजगारी बढ़ने की आशंका भी गहरा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल से जुड़ी अहम खबर। भारत की स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल चाइना ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब बचाने में नाकाम रही हैं। रविवार को ओलंपिक चैंपियन ली शुरोई से फाइनल में हार के साथ ही खिताब जीतने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना ने कई गलतियां की और महिला एकल के खिताबी मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट में विश्व की 7वें नंबर की ली से 12-21, 15-21 से हार गई। साइना से पहले ली के खिलाफ 9 बार हार चुकी थी और वो कल भी ली पर दबाव बनाने में नाकाम रही। चीनी खिलाड़ी ने साइना नेहवाल को 10वीं बार हराकर खिताब जीता। क्रिकेट की बात करें तो बेंगलुरु में कल दिन भर तेज बारिश की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन का खेल नहीं हो सका। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की आशंका जाहिर की है। अगर आज भी बारिश मैच में खलल डालती है तो मैच का नतीजा निकलने की उम्मीद काफी कम हो जाएगी। और जैसी खबर मिल रही है उसके मुताबिक बारिश की वजह से लंच तक का खेल फिलहाल स्थगित भी कर दिया गया है। पहले दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 214 रन पर समेट दी थी और जवाब में भारतीय टीम ने सदी शुरुआत करते हुए बिना विकेट खोए 80 रन बना लिए थे। भारत 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। G20 बैठक में पेरिस आतंकी हमले पर चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ तुरंत और साझा कार्रवाई पर जोर। आर्थिक एजेंडे से अलग आतंकवाद पर प्रस्ताव होगा मंजूर। ब्रिक्स नेताओं का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट वैश्विक कोशिश पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को बताया बड़ी चुनौती। आतंकरोधी रणनीति की बताई जरूरत। पेरिस हमले के बाद फ्रांस ने सीरिया में आईएस ठिकानों पर बरसाए बम। राष्ट्रपति ओलांद की आपातकाल को 3 महीने बढ़ाने की मांग। 3 हमलावरों की हुई पहचान। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत पर फिर लगाया नाकेबंदी का आरोप। संविधान निर्माण को बताया अंदरूनी मुद्दा। भारत का दखलंदाजी से इनकार। तमिलनाडु में बारिश से हालात बदतर। अब तक 59 की मौत। 17 जिलों के स्कूल कॉलेज बंद। तटीय जिलों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी।